दोस्तों नमस्कार। मामला बेहद ही गंभीर है और जितना गंभीर है उससे ज़्यादा चिंतनीय है। इस देश के लिए चिंतनीय है, इस देश के लोकतंत्र के लिए चिंतनीय है और इस देश के जो वोटर्स हैं उनके वोट देने के अधिकार को लेकर के चिंतनीय है। आप सोचिए कि इस देश के अंदर अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव होना है और इसके बाद धीरे धीरे अन्य चरणों के चुनाव भी होना है। 4 जून को वोटों की गिनती होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट जीता, कौन पार्टी जीती, किसकी सरकार बनी। लेकिन ये सब होने से पहले ही, चुनाव होने से पहले ही, गिनती होने से पहले ही बीजेपी के एक उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, उसको जिता दिया जाता है निर्विरोध तरीके से। और ये सब चीज़ जो है वो कहाँ हुआ है, वो नरेंद्र मोदी के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में हुआ है, मतलब कि गुजरात में हुआ है। क्या पूरा घटना है उसको लेकर के तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो एक मंशा है, जो सोच है नरेंद्र मोदी का, वो कितना खतरनाक है, किस तरफ इशारा कर रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर भी हम आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहेंगे। ये जो पूरा मामला है ये गुजरात के अंदर सूरत लोकसभा सीट को लेकर के है। सूरत में लोकसभा का चुनाव होना है और सूरत जो लोकसभा सीट है वहाँ पर आपको पता है कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहाँ पर गठबंधन है इंडिया अलायंस के तहत, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल कर के वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि गुजरात के अंदर 26 लोकसभा की सीटें हैं और सूरत के अंदर जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो मुकेश दलाल उसका नाम है, और इंडिया अलायंस की तरफ से यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस कैंडिडेट को वहाँ पर उतारा गया था उसका नाम नीलेश कुंभानी है। आप देखिए, ये षड्यंत्र देखिए, आप साजिश देखिए कि चुनाव से ठीक पहले जो इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है, जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है नीलेश, उसके उम्मीदवारी को ही, उसने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसी को ही रद्द कर दिया जाता है। और उसका कारण क्या बताया जाता है कि उनके नामांकन पत्र पर जो प्रस्तावक थे, जो प्रस्तावक साइन किए थे, वो साइन गलत है, वो साइन असली नहीं है। और फिर वो जो प्रस्तावक जिन्होंने की साइन किया था वो खुद ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारा साइन नहीं है, और इस तरीके का वो बयान दे करके और एक तरीके से वो गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इतना ही, मामला यहीं तक नहीं रुका। जब एक उम्मीदवार के उम्मीदवारी को, उसके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया, तब कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके उसका एक वैकल्पिक उम्मीदवार वहाँ पर दिया जिसका कि नाम सुरेश पडसाला बताया जाता है। वैकल्पिक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को भी वहाँ के चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया उनके नामांकन पत्र को भी। और जितने भी प्रस्तावक थे 3-4, वो सभी के सभी प्रस्तावक भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं कहाँ पर चले गए। मामला यहीं तक नहीं रुका दोस्तों, उसके बाद आगे भी हुआ। जाहिर सी बात है कि एक लोकसभा की सीट है, उसके लिए चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर कई सारे उम्मीदवार हैं, कई सारे लोग अपना नामांकन पत्र वहाँ पर दाखिल करते हैं। इसके बाद से एक एक करके वहाँ पर सभी लोगों ने, तकरीबन 7-8 लोगों ने जो कि नामांकन पत्र दाखिल किया था, उन सभी ने अपने नामांकन वापस ले लिए। उसमें बीएसपी के एक उम्मीदवार भी हैं, प्यारे लाल उनका नाम बताया जाता है। ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, क्या ये लोग अपना नामांकन खुद से वापस लिए या इनको दबाव बनाया गया इनके ऊपर कि अपना नामांकन वापस ले लो, और उसके बदले में या तो उनको धमकी दी गई होगी, उनको डराया धमकाया गया होगा, या फिर उनको एक मोटी रकम दी गई होगी ये नामांकन वापस लेने के लिए। सोचिए। और इस तरीके से 2 उम्मीदवारों को नामांकन वहाँ पर चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिया, बाकी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बचता अब कोई नहीं है, पूरा मैदान साफ, चुनाव कराने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मैदान में बचा ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था मुकेश दलाल, उसको निर्विरोध
विजेता घोषित कर दिया जाता है और चुनाव खत्म होने से पहले ही, गिनती खत्म होने से पहले ही बीजेपी का खाता एक तरीके से खुल गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक सीट जीत लिया, गुजरात के अंदर सूरत लोकसभा का सीट। सोचिए कि कितना बड़ा विडंबना है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। इन तमाम मुद्दों पर मैं यहाँ पर 2 ट्वीट आपको ज़रूर दिखाऊंगा और फिर जो है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और फिर राहुल गांधी ने जो कहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसको समझना। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में क्या कहा गया है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया गया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। यह मैच फिक्सिंग है जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी ख़त्म करना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट आया और वो क्या कहते हैं कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये राहुल गांधी की तरफ से। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिन प्रस्तावकों की जब बात आई कि प्रस्तावकों ने अपने नाम वापस ले लिए और ये बोल दिया कि हमने हस्ताक्षर ही नहीं किए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति साइन किया है और बाद में आकर के बोलता है कि मैंने साइन नहीं किया, ये मेरा साइन नहीं है, तो कायदे से तो उसका जांच होना चाहिए, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ, सीधे सीधे नामांकन रद्द कर दिया गया। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस के जो गुजरात के जो हेड हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने एक चीज़ कोट किया है, उसको मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। उन्होंने कहा कि 2022 के अंदर जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, सूरत पूर्व विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया गया था, जबकि 2 प्रस्तावकों ने दावा किया था कि उन्होंने नामांकन पत्र पर साइन नहीं किया है। उस वक्त आपके उम्मीदवार का जो उम्मीदवारी है वो रद्द नहीं किया गया था, तो फिर किस आधार पर इसको रद्द किया गया? अब इसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई होगी, गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे वो आगे की बात है ना, उसके वो कानूनी प्रक्रिया है और उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ये आपको समझना है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और ये सब क्या संकेत दे रहा है। गुजरात, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुजरात में सूरत में ऐसा क्यों किया, जो कि नरेंद्र मोदी का गढ़ है। 26 वहाँ से लोकसभा की सीटें हैं और 26 सीटें जो नरेंद्र मोदी पिछली बार जीते थे, इस बार भी वो सीटें जीतने का दबाव था, क्योंकि पहले चरण के बाद मोदी जी की स्थिति एकदम पतली हो चुकी है, टाइट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सूरत जो लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी की स्थिति काफ़ी बदहाल थी। रीज़न उसके 2 हैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर। नंबर 1 जो सबसे बड़ा रीज़न है कि गुजरात के अंदर जो क्षत्रिय महापंचायत हुई, जो क्षत्रिय समाज का जो आंदोलन एक तरह से हुआ, जो एक तरीके से गोलबंद हो गया कि हमको बीजेपी को वोट नहीं देना है, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है, उसके वजह से सूरत जो सीट है लोकसभा वो खतरे में था बीजेपी के लिए। वो चुनाव हार सकते थे सूरत लोकसभा सीट से, इसीलिए सूरत लोकसभा सीट पर ये कुकृत्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दूसरा जो एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है, वहाँ पर कुछ व्यापारियों का जो चल रहा है कि वहाँ से काफ़ी जो मजदूर कहिए या लेबर कहिए वो माइग्रेंट कर चुके हैं, अपने अपने गृह राज्य में चले गए हैं, जिसके वजह से एक भारी संख्या में जो वोटर्स हैं, जो माइग्रेंट वोटर्स हैं, वो वहाँ से निकल चुके हैं। तो उसमें भी बीजेपी को नुकसान होने की संभावना थी वोटों का, और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा एक प्रपंच रचा, ऐसा एक कांड रचा कि चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं हो, चुनाव वहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं न हो, बल्कि उसके पहले ही सारी चीज़ों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। और जितने भी कैंडिडेट थे, जाहिर सी बात है कि वो कैंडिडेट जीतने वाले नहीं थे। वहाँ पर जो मुख्य लड़ाई था वो बीजेपी
वर्सेस कांग्रेस पार्टी था और आम आदमी पार्टी की उसमें प्रवेश था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर एक अच्छा खासा पैठ है। विधानसभा के चुनाव में 12-13% वोट जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पर लेकर के आई थी। इस सब स्थितियों में जो इंडिया अलायंस था वो मजबूत था सूरत सीट पर और बीजेपी जो थी वो कमज़ोर थी। इसीलिए साजिश किया गया कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि चुनाव कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और चुनाव कराने से पहले ही जो है वो हमारा कैंडिडेट जीत जाए। और वही चीज़ यहाँ पर किया गया और तमाम जो अन्य जो छोटे छोटे पार्टियाँ थी उसके जो कैंडिडेट थे जो खड़ा हुए थे, जैसा मैंने कहा कि या तो उनको डराया धमकाया हो गया होगा या फिर उनको एक मोटी रकम दे दी गई हो कि तुम लोग अपना जो उम्मीदवारी है उसको वापस ले लो, और उन्होंने वैसे ही किया। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको याद होगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से केंद्र सरकार को लताड़ा था, बीजेपी को लताड़ा था। वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया है। अब ये जो चीज़ है जो सूरत में आज किया गया है, ये चीज़ इसके मायने क्या है और ये क्या संदेश दे रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विपक्ष के कई सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के और तमाम सारे नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये जो 2024 का चुनाव है ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद आपको हो सकता है कि इस देश में चुनाव नहीं होगा और आपको वोट देने का जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार छीन जाएगा। जो हमारा देश का संविधान है कह रहा है ना कि ये चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए, और वही संविधान आपको वोट देने का अधिकार भी देता है। तो इस सूरत के अंदर अपने ही गृह राज्य में नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जिनको कि संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है वोट देने का, उनके वोट देने के अधिकार को भी मोदी जी ने छीन लिया। और ये जो है, ये जो सूरत मॉडल है, ये आगे चल करके पूरे देश में नरेंद्र मोदी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, विपक्ष के लोगों को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा और जो वोटर्स हैं उनको वोट देने के अधिकार को छीन लिया जाएगा। वही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो संवैधानिक अधिकार है कि वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, उसको भी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने हड़प लिया, ख़त्म कर दिया। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं इस देश के अंदर लोकतंत्र की, इस देश के अंदर संविधान की? ये सब चीज़ें तब हो रही है जबकि अभी हमारे देश में संविधान भी है, हमारे देश में लोकतंत्र है। आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान को बदल दिया जाएगा 2024 के चुनाव के बाद, जब लोकतंत्र इस देश से ख़त्म हो जाएगा, तब नरेंद्र मोदी किस हद तक जा कर के ये सब चीज़ें करेंगे, आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितना खतरनाक प्लान है, कितनी खतरनाक साजिश है, षड्यंत्र है इस देश को ख़त्म करने का, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का, इस देश के लोगों को जो वोट देने का राइट मिला हुआ है उसको ख़त्म करने का। एक संकेत देता है सूरत में जो एक कांड हुआ है, वो सूरत का कांड। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का नारा दे रहे हैं कि मैं पूरे देश में 400 सीट लेकर के आऊँगा, वो अपने ही राज्य के अंदर इतने कमज़ोर हैं। सोचिए, ये नरेंद्र मोदी के कमज़ोरी का प्रतीक है कि अपने ही राज्य में नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वहाँ पर वो चुनाव करा करके जीतने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए इस तरीके से इस तरह के कुकृत्य करके लोकतंत्र का चिरहरण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, बेहद खास चुनाव है। और इसमें आपके जो अधिकार हैं, उस अधिकार को बचाए रखने के लिए, अधिकार बचाने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। जब संविधान बचा रहेगा तो आपके जितने भी अधिकार हैं वो स्वतः बचे रहेंगे, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आपको जितने भी अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, वो अधिकार सारे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आपके जो वोट देने का अधिकार, जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, वो भी आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। आप अपने जनप्रतिनिधि को भी नहीं चुन पाएंगे। नरेंद्र मोदी आपको इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए ये जो चुनाव है 2024 का, ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आपको अपने अधिकारों को बचाए रखने का चुनाव है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख करके जब आप वोट देने के लिए जाएं,
पोलिंग बूथ पर, तो इन सारे चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें और तब जा कर के अपने वोटों का इस्तेमाल करें, ताकि इस देश के अंदर संविधान बचा रह सके, लोकतंत्र बचा रह सके, और तभी हमारा देश भी बचा रह पाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।